हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं मिस्टर बायोलॉजिस्ट। तो सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में एक जानकारी देना चाहता हूँ कि जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि आज से हम इनेट इम्यूनिटी और अडेप्टिव इम्यूनिटी के बारे में आज बात करने वाले हैं। ये एक लेक्चर सीरीज होगी और आपको मैं सबसे पहले ये बता दूं कि आज से हमारे चैनल यानी कि मिस्टर बायोलॉजिस्ट पर लेक्चर सीरीज स्टार्ट होने जा रही है, जिसकी कड़ी में सबसे पहले आज हम इम्यूनिटी या इम्यूनोलॉजी के टॉपिक को कवर करने वाले हैं। और ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक नीट, CSIR, नेट, गेट और भी डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जामिनेशंस जो बायोलॉजी से रिलेटेड, जहाँ पर कोई भी बायोलॉजी का टॉपिक जहाँ पर भी पढ़ाया जाता है या जहाँ बायोलॉजी के क्वेश्चंस जहाँ पर पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जामिनेशंस में कवर होने वाले सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आज से हम कवर करने वाले हैं। और बहुत दिनों से काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि लेक्चर सीरीज भी स्टार्ट की जाए इस चैनल पर। तो आज से मैं अपनी लेक्चर सीरीज को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले आज हम इम्यूनोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। तो इम्यूनोलॉजी में जो एक मेजर टॉपिक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इनेट इम्यूनिटी वर्सेस अडेप्टिव इम्यूनिटी। तो इनेट इम्यूनिटी वर्सेस अडेप्टिव इम्यूनिटी आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके नीट एग्जामिनेशन से रिलेटेड, CSIR नेट के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और गेट एग्जामिनेशन और दूसरे डिफरेंट एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के इस लेक्चर सीरीज में हम इसी टॉपिक को पहले डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जैसे ही कोई ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और ये लेक्चर सीरीज के अगले वीडियोस मैं अपलोड करूंगा तो तुरंत ही आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हर एक टॉपिक को हम कवर करेंगे, चाहे वो नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या CSIR नेट या गेट के एग्जाम में जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर जगह से पूछे जाते हैं। और मैं ऐसे टॉपिक्स लूँगा जो हर एग्जामिनेशन में बहुत ही कॉमनली तरीके से पूछा जाता है और सब कुछ बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा, ताकि जैसे ही कोई नया लेक्चर अपलोड होता है तुरंत ही आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना देर किए हुए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो इस सेशन में आज जो सबसे पहला टॉपिक है, उस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है इनेट इम्यूनिटी के बारे में। तो इनेट इम्यूनिटी के बारे में जैसा कि आप सब पढ़े भी होंगे और बहुत ज़्यादा लोग जानते भी होंगे कि ये हमारे बर्थ टाइम से ही प्रेजेंट होता है और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि नॉन स्पेसिफिक होते हैं। यानी कि जो इनेट इम्यूनिटी होती है वो कोई स्पेसिफिक नहीं होती किसी भी पैथोजन के लिए या कोई फॉरेन मॉलिक्यूल्स के लिए, है ना। तो पैथोजेंस हो या फॉरेन मॉलिक्यूल हो, जो एंटीजन जिसको बोला जाता है, पैथोजन तो एक स्पेसिफिक ऐसे एंटीजन को बोला जाता है जो कोई डिजीज कॉज करता है। लेकिन मान लीजिए बॉडी में बहुत सारे ऐसे फॉरेन मॉलिक्यूल्स भी एंटर हो जाते हैं कभी, चाहे वो एयर के थ्रू हो, चाहे वो वाटर के थ्रू हो या दूसरे मीडियम के थ्रू अगर वो एंटर कर जाते हैं गैसेस के थ्रू, तो वो हमारी बॉडी को हार्म करने की कोशिश करते हैं। तो उन बहुत सारी बॉडी रेजिस्ट नहीं कर पाती है बहुत सारे फॉरेन मॉलिक्यूल्स को, तो उनको रेजिस्टेंस बहुत प्रोवाइड करने के लिए इनेट इम्यूनिटी हमारे बॉडी में पहले से ही हम जैसे अब बॉर्डर पे सेना के जवान खड़े होते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए हमारे पास पुलिस होती है और दूसरे जवान होते हैं, हमारे अंदर भी हमारी बॉडी के अंदर भी इम्यून सिस्टम में ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे केमिकल्स और ऐसे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मिलकर के इम्यून सिस्टम को फॉर्म करते हैं। उनका रोल यही होता है बेसिकली कि वो पैथोजेंस के अगेंस्ट में रिएक्ट करें और उनको बॉडी से बाहर निकालने के लिए कोशिश करते हैं, वो फाइट करते हैं उनके साथ, ताकि वो बॉडी में कोई हार्म ना कॉज कर पाए। और जैसा कि इनेट इम्यूनिटी की बात हम कर रहे हैं, तो ये इनेट इम्यूनिटी सबसे पहले तो स्पेसिफिक नहीं होती, जैसा कि अभी आपको मैंने पहले ही बताया, किसी एक पैथोजन के लिए, बल्कि ये एक्ट करती है हर पैथोजन के लिए। लगभग सभी पैथोजेंस जो बॉडी के अंदर हार्म करने की कोशिश करते हैं, उन सबके साथ ये फाइट करने की एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव से काम करते हैं। इनके लिए कोई स्पेसिफिक कोई एक ऐसा पैथोजन हो जिन पे ये स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम के जो केमिकल्स हैं वो एक्ट करेंगे, ऐसा नहीं होता इनेट इम्यूनिटी में। वो ऐसे जो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं बॉडी के अंदर, उनके बारे में हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे।
लेकिन अभी हम पहले इनेट इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए ओवरऑल तरीके से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, ये इन्हें हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी बोलते हैं किसी भी पैथोजेंस के अगेंस्ट में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिफेंस सिस्टम होता है हमारी बॉडी का, तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं। इसके बाद अगर ये भी उनको नहीं कंट्रोल कर पाते हैं तो फिर जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं, जो बॉडी के अंदर स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइक एंटीबॉडीज और डिफरेंट एंटीबॉडीज एंड एमएससी मॉलिक्यूल्स, तो वो सब के बारे में हम आगे बात करेंगे जब हम स्पेसिफिक किसी डिजीज के बारे में बात करेंगे। लेकिन इनेट इम्यूनिटी में जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहलाते हैं। और इट इज़ नॉट ओनली रिलाई ऑन एनी प्रीवियस एक्सपोजर, और ये किसी भी प्रीवियस एक्सपोजर जो हमारी बॉडी में अगर पहले भी कोई एंटीजन अटैक कर चुका है तो उसके अगेंस्ट में ये दोबारा अटैक नहीं करते। ये कोई भी एंटीजन बॉडी में पहली बार एंटर करता है तो ये एक्टिव होते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई एक एंटीजन बार बार हमारे बॉडी में एंटर करता रहता है तो वो हमारी बॉडी उसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स ऑलरेडी जमा कर लेती है, डेटा उनके बारे में फीड हो जाता है बॉडी के अंदर, ब्रेन के अंदर। तो उसी के हिसाब से वो फिर वो दूसरे जो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको छोड़ते हैं, उनको रिलीज करते हैं ताकि वो तुरंत काम कर सकें, उस एंटीजन के ऊपर तुरंत अटैक कर सकें। और इनकी कोई मेमोरी नहीं होती, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये किसी भी एंटीजन के ऊपर क्यों अटैक कर देते हैं, क्योंकि उनको पहले से पता तो होता नहीं है कि ये एंटीजन हमारी बॉडी में पहले आ चुका है, तो ये हर एंटीजन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। फिर आ जाता है कि अब इन इनेट इम्यूनिटी में कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एक्चुअली में वर्क करते हैं, जिन्हें हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोलते हैं किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में जो हमारी बॉडी में अटैक करते हैं ताकि वो हमारी बॉडी को हार्म ना कर सके। इट इंक्लूड द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। इसमें स्किन आ जाती है हमारी बॉडी के ऊपर, पूरा जो अगर फिजिकल बैरियर के बेसिस, इनको दो बेसिस में डिवाइड किया गया है, एक तो फिजिकल बैरियर और दूसरा केमिकल बैरियर्स। अगर फिजिकल बैरियर्स में देखा जाए तो सबसे पहले तो हमारी स्किन ही होती है। किसी भी वर्टिब्रेट एनिमल की जो स्किन होती है वो एक तरह से इनेट इम्यूनिटी का ही पार्ट होती है, वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आती है और वो क्या नाम है, किसी भी एंटीजन को एंटर करने से रोकती है। हालांकि अगर स्किन में कहीं भी डैमेज होता है तो वो एंटीजन वहां पे तुरंत एंटर कर जाते हैं क्योंकि उनके पास एक सोर्स ओपन हो जाता है उनको एंटर करने के लिए। लेकिन इसी के साथ साथ जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती है लाइक एपिथेलियल लाइनिंग्स की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, और बहुत सारे जो हमारी बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर्स में जो म्यूकस की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो भी फिजिकल बैरियर के रूप में काम करती हैं। और इसी के साथ साथ जो सीबेशियस ग्लैंड्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जहाँ से ऑयल सेक्रीट होता है, सीबेशियस ग्लैंड्स जो स्किन में प्रेजेंट होते हैं वो ऑयल सेक्रीट करते हैं। और जो बॉडी के अंदर जो स्किन के अंदर जो स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं तो उनका भी जो एसिडिक पीएच होता है वो भी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का ही काम करता है। और बहुत सारे फैटी एसिड्स, हाइड्रोलिटिक एंजाइम लाइक लाइसोजाइम, ये भी मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनहिबिट करते हैं बॉडी के अंदर में एंटर करने से। और अगर एंटर कर भी जाते हैं तो उनको रिएक्ट करने नहीं देते ज़्यादा। ऐसे ही गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैविटी में या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में भी जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं बॉडी के अंदर, उन म्यूकस मेम्ब्रेन को एंट्रैप कर लेती हैं फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। जैसे ही कोई फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर करता है बॉडी के अंदर तो उसको ये म्यूकस मेम्ब्रेन्स एंट्रैप कर लेती हैं और उनको वहीं पे ख़त्म करने का काम कर देती हैं। फिर दूसरा जो लाइन ऑफ डिफेंस होता है सेकंड, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में ही जो दूसरे केमिकल मेडिएटर्स होते हैं, ये तो हमने जो बात की ये सब फिजिकल बैरियर्स थे, और अभी जो हम बात करेंगे वो केमिकल बैरियर्स होते हैं। ये तो फिजिकल बेसिस पे एंटीजेंस को रोकने का काम करते हैं, पैथोजेंस को रोकने का काम करते हैं, लेकिन अभी जिसकी बात हम करेंगे वो केमिकल बैरियर्स होते हैं। केमिकल बैरियर्स ऐसे बैरियर्स होते हैं जो माइक्रोब्स के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग द पीरियड बिफोर द अडेप्टिव इम्यूनिटी डेवलप। अडेप्टिव इम्यूनिटी के डेवलप होने में काफ़ी टाइम लगता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, एक बार अगर पहली बार कोई एंटीजन एंटर करता है तो अडेप्टिव इम्यूनिटी, जिसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी बोला जाता है, तो वो बहुत लेट में रिएक्ट करती है। जैसे एंटीबॉडीज हो गई, एमएचसी मॉलिक्यूल्स हो गए, तो ये सब बहुत देर में रिएक्ट करते हैं बॉडी के अंदर में। जब कोई एंटीजन या पैथोजन एंटर करता है सबसे पहले तो इनेट इम्यूनिटी ही रिएक्ट करती है अगर पहली बार कोई एंटीजन एंटर करता है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि माइक्रोब्स जो ये अडेप्टिव इम्यूनिटी जब
डेवलप हो रही होती है, क्योंकि उनको टाइम लगता है, तो उसी टाइम पे ये केमिकल बैरियर्स भी कुछ होते हैं, जो केमिकल मेडिएटर्स होते हैं, ये भी कुछ अपना प्रोटेक्शन मेडिएट करते हैं, प्रोटेक्शन कॉज करने का काम करते हैं, और बॉडी को ज़्यादा हार्मफुल तरीके से वो जो एंटीजन है वो हार्म ना कर पाए, इसलिए उसका रोकने का काम करते हैं। फिर ये जो मॉलिक्यूल्स जो इम्यून सिस्टम में इनेट इम्यून सिस्टम में जो ये केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं जो ये काम करते हैं, उसमें कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स आ जाती हैं, साइटोकाइंस आ जाते हैं, पैटर्न रिकग्निशन मॉलिक्यूल्स भी आ जाते हैं, एक्यूट फेज प्रोटीन्स और कैटाइनिक पेप्टाइड्स या दूसरे एंजाइम्स लाइक लाइसोजाइम और मेनी अदर्स। ये सभी केमिकल मेडिएटर के टाइप्स हैं, और ये सभी केमिकल जो है ये बॉडी के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं पहले से ही किसी भी वर्टिब्रेट एनिमल के अंदर। हालांकि कुछ वर्टिब्रेट्स में ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होते हैं। तो जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है, साइटोकाइन है, पैटर्न रिकग्निशन है, मॉलिक्यूल्स है, एक्यूट फेज प्रोटीन है, कैटाइनिक पेप्टाइड है, ये सब का काम यही होता है कि ये अडेप्टिव इम्यूनिटी के डेवलप होने के टाइम पे जब वो डेवलप नहीं हुई रहती है, तो सबसे पहले यही अटैक करते हैं इन फिजिकल बैरियर्स भी, अगर नहीं रोक पाते हैं किसी एंटीजन को तब। अब बात कर लेते हैं सेल्यूलर डिफेंसेस की। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया फिजिकल बैरियर्स के बारे में, और इनेट इम्यून सिस्टम में जैसे ही हमने केमिकल बैरियर्स के बारे में पढ़ा, वैसे ही सेल्यूलर डिफेंसेस के बारे में भी हम जानेंगे। तो सेल्यूलर डिफेंसेस में मोस्टली सेल्स आती हैं, वो सेल्स के बारे में तो हम पढ़ेंगे आगे इसी सीरीज में। तो सेल्स जो होती हैं, इम्यून सिस्टम की जो सेल्स होती हैं, वो बॉडी की दूसरी सेल से अलग होती है। ये इनका काम मेनली इम्यून सिस्टम को बनाए रखना है, और बॉडी की जो होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म है उसको मेंटेन रखते हैं। इन सेल्स में बेसिकली न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स, नेचुरल किलर सेल्स, ये मोस्ट कॉमन जो सेल्स हैं ये प्रेजेंट होती हैं सेलुलर डिफेंसेस में, इनेट इम्यूनिटी सिस्टम में। पैथोजन एक बार अगर इंटर कर जाता है फिजिकल और केमिकल बैरियर दोनों को मतलब पछाड़ करके अगर आगे निकल जाता है, तो ये स्पेशलाइज सेल्स जो होती हैं ये अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का काम करती है प्रोटेक्शन के टाइम। तो प्रोटेक्शन, अगर ये दोनों बैरियर्स भी नहीं रोक पाते हैं, फिजिकल और केमिकल बैरियर्स, तो फिर जो पैथोजन को रोकने का काम करते हैं फिर वो सेलुलर डिफेंसेस का रोल पड़ जाता है वहाँ पे। और ये सेलुलर डिफेंसेस में बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट सेल्स हैं उनमें कुछ मैक्रोफेजेस आती हैं, जो कि लॉन्ग लिव्ड सेल्स हैं। ये काफ़ी दिन तक बॉडी के अंदर अटैक रहती हैं, और ये बॉडी की टिश्यूज को पेट्रोल करने का काम करती है। पेट्रोलिंग आप जानते ही हो कि जैसे पुलिस हमारे एरिया में पेट्रोलिंग करती है ताकि कोई भी इररिलेवेंट एक्टिविटी ना कॉज हो, तो वैसे ही बॉडी के अंदर भी अगर कोई इररिलेवेंट एक्टिविटी कोई पैथोजन कॉज करता है तो उनके अगेंस्ट में ये पेट्रोलिंग करती रहती है। और ये लॉन्ग लिव्ड सेल्स हैं तो काफ़ी दिन तक ये बॉडी में रहती हैं। तो वायरस, अगर मान लीजिए कोई वायरस या बैक्टीरिया या कोई भी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हार्म करने की कोशिश करता है, तो ये मैक्रोफेजेस ही उनको रोकने का काम करते हैं। ये रोकने का जो मैक्रोफेजेस हैं इनका तरीका जो होता है उसको हम फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। और फैगोसाइटोसिस में बेसिकली जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनकी इन्वेडिंग इंजेक्शन के थ्रू होती है, यानी कि उसको खा लेती है। आपको ये बता दूं कि जो मैक्रोफेजेस सेल्स होती हैं ये बॉडी में जो इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं वो फैगोसाइटोसिस के थ्रू प्रोवाइड करती हैं। यानी कि वो किसी भी सेल्यूलर, अगर जैसे कोई बैक्टीरिया है या कोई इंडिविजुअल सेल है वो बॉडी के अंदर हार्म पहुंचा रही है, तो उसको इंडिविजुअल सेल के जिस सेल में वो एंटर करने की कोशिश करता है उस सेल के थ्रू ही, ये सेल के फॉर्म में ही रहते हैं, तो सेल के फॉर्म में रह करके उसको खाने का काम कर लेते हैं और खा करके वहीं उसको डाइजेस्ट कर जाते हैं। तो उसका जो भी हार्मफुल मटेरियल होता है वो खुद डाइजेस्ट कर लेते हैं और बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ऐसे ही एक पिनोसाइटोसिस भी एक एक्टिविटी होती है जो कि उसके वेसिकल्स को फॉर्म करते हैं, वेसिकल फॉर्मेशन का रोल करते हैं, यानी कि उसको ड्रिंक करने का, पीने का काम करते हैं। तो फिनोसाइटोसिस के बारे में जब हम बात करेंगे तब उसको और डिटेल में जानेंगे, लेकिन अभी फैगोसाइटोसिस के बारे में जान लीजिए कि फैगोसाइटोसिस बेसिकली काम ये होता है कि वो किसी भी फॉरेन पार्टिकल को जो इन्वेड करता है बॉडी के अंदर उसको खाने का काम करते हैं, खा करके उसको डाइजेस्ट कर जाते हैं वहीं पे। फिर फैगोसाइटोसिस वैरायटी ऑफ फैक्टर से इनहेंस होता है, जैसे कि ऑप्सोनिन्स कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो फैगोसाइटोसिस को इनहेंस करने का काम करते हैं। ये बॉडी के अंदर ये भी केमिकल के रूप में प्रेजेंट होते हैं।
और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इनेट इम्यूनिटी में जो सेल्स हैं वो बेसोफिल्स हैं, यूसनोफिल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, मास्ट सेल, नेचुरल किलर सेल्स। तो ये सभी आवरली बेसिस पे काम करते हैं। मैंने आपको बताया कि सबसे जल्दी अगर कोई अटैक करता है तो वो यही करते हैं, विद इन आवर्स ये आपको अटैक कर देंगे इनेट इम्यूनिटी। लेकिन मैक्रोफेजेस हैं, डेंड्राइटिक सेल्स हैं, ये थोड़ा टाइम लेते हैं। कुछ समय के बाद जो बी सेल, टी सेल, ये जो एडेप्टिव इम्यूनिटी, इसको आगे हम पढ़ेंगे। तो ये जो एंटीबॉडीज बनाते हैं, साइटोकाइंस बनाते हैं, साइटोटॉक्सिक मॉलिक्यूल्स, ये सब बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि विद इन डेज, हो सकता है 3-4 दिन लग जाए, एक हफ्ता भी लग जाए। तो उतने उतने टाइम तक क्या वायरस अटैक नहीं कर पाएगा? तो उस वायरस को रोकने के लिए कुछ भी तो होना चाहिए ना। तो उस टाइम पे अगर ये सब नहीं रोक पाते हैं, बेसोफिल, यूसनोफिल, न्यूट्रोफिल, मास्ट सेल, नेचुरल किलर सेल, अगर ये इनेट इम्यूनिटी के जो सेल्स हैं अगर ये नहीं रोक पाती हैं, तो फिर मैक्रोफेजेस और डेंड्राइटिक सेल्स ये एंटीजन को प्रेजेंट करती हैं आगे चल के एडेप्टिव इम्यूनिटी में। लेकिन अगर जब तक ये नहीं बने हैं तो ये खुद उनको रोकने का काम करते हैं। अगर ये एंटीबॉडीज बन जाती हैं और साइटोटॉक्सिक मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, अगर टी सेल्स है तो बी सेल्स से एंटीबॉडीज अगर ये बन जाते हैं, तो ये मैक्रोफेजेस और डेंड्राइटिक सेल उनको एंटीजन प्रेजेंटेशन के थ्रू, प्रोसेसिंग और प्रेजेंटेशन के थ्रू उनको आगे ले जा करके बी सेल और टी सेल के सामने प्रेजेंट करते हैं, ताकि वो उनको डेड कर सके, उनको किल कर सके। अब बात कर लेते हैं हम लोग एडेप्टिव इम्यूनिटी के बारे में। एडेप्टिव इम्यूनिटी को स्पेसिफिक या एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी बोला जाता है, क्योंकि ये बहुत ही स्पेसिफिक वे में अटैक करती है। जैसा कि आपको मैंने यहाँ पहले बताया कि ये बी सेल एंटीबॉडीज और टी सेल साइटोकाइन बनाती है। तो एंटीबॉडी हर वायरस के लिए, बैक्टीरिया के लिए अलग अलग होती है, क्योंकि ये बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से अटैक करते हैं। लेकिन न्यूट्रोफिल, यूसनोफिल, बेसोफिल और ये जितने नेचुरल किलर सेल्स हैं, ये सारी सेल्स जो होती हैं, ये इनका कोई स्पेसिफिक वे नहीं होता किसी एक वायरस या बैक्टीरिया पे अटैक करने का, या किसी एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया या वायरस को ही नहीं अटैक करेंगे, वो किसी भी वायरस को अटैक कर सकते हैं। हालांकि अगर वो उनको अटैक नहीं कर पाते, तब जाकर के अडेप्टिव इम्यूनिटी का रोल वहां पे आ जाता है। तो फिर अडेप्टिव इम्यूनिटी स्पेसिफिक तरीके से उसको रोकने का काम करती है, इसीलिए इसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी बोला जाता है या स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी बोला जाता है। और इट डज नॉट कम इन टू प्ले अंटिल देयर इज एन एंटीजेनिक चैलेंज टू दी ऑर्गेनिज्म। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जब तक एंटीजेनिक चैलेंज, यानी कि कोई एंटीजन फिजिकल बैरियर्स को, केमिकल बैरियर्स को चैलेंज करके आगे ना निकल जाए, यानी कि वो भी उसको ना रोक पाए, तब तक एडेप्टिव इम्यूनिटी का रोल वहां पे नहीं आता है। और जब वो उनको भी चैलेंज करके आगे निकल जाते हैं, तब जाकर के एडेप्टिव इम्यूनिटी का रोल प्ले होता है। और एडेप्टिव इम्यूनिटी अपनी स्पेसिफिक सेल्स लाइक बी सेल्स और टी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, जो कि डिफरेंट केमिकल मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करते हैं, लाइक साइटोटॉक्सिक मॉलिक्यूल्स या साइटोकाइंस जिनको बोलते हैं। और बी सेल्स से एंटीबॉडीज बनती है। वो डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज के बारे में भी हम जानेंगे आगे, लेकिन उन एंटीबॉडीज को एक्टिवेट करने का काम एडेप्टिव इम्यूनिटी करती है। तो अडेप्टिव इम्यूनिटी के 4 बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं: एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी, इम्यूनोलॉजिक मेमोरी, डाइवर्सिटी, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन। अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं कि आखिर ये है क्या। एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी किसी भी डिफरेंट एपिटोप्स या एंटीजन को डिस्क्रिमिनेट करने का काम करते हैं, यानी कि जो भी एपिटोप्स प्रेजेंट होता है, स्पेसिफिक पूरे एंटीजन में अटैक नहीं करते। ये एंटीजन किसी भी फॉरेन पैथोजन का कोई पार्ट भी हो सकता है, या पूरा का पूरा पैथोजन भी एंटीजन हो सकता है। तो एपिटोप्स लेकिन जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है, जिससे कि आकर के एंटीबॉडीज बाइंड होती हैं, तब जाकर के उसको किल करने का काम करती हैं। तो एपिटोप्स एक रीजन होता है किसी भी पैथोजन का, जो रिसेप्टर का काम करता है, जिसपे एंटीबॉडी अपने स्पेसिफिक एरिया पे बाइंड होती है। और एंटीबॉडी भी पूरी तरीके से बाइंड नहीं होती, उनका भी कुछ एक एरिया होता है, जिसको हम आगे एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे आपको कि कहाँ पे बाइंड होता है। फिर वो एंटीजन से बाइंड होकर के उसको वहीं पे डिस्क्रिमिनेट या किल करने का काम करते हैं। इम्यूनोलॉजिक मेमोरी, यानी कि जैसा कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं, अभी मैंने आपको बताया इसी वीडियो में कि इनेट इम्यूनिटी में, जैसा कि मैंने बताया कि पहले से कोई मेमोरी नहीं होती। पहली बार कोई एंटीजन अटैक करेगा तो उसके बारे में तो उनके पास कोई डेटा है नहीं। लेकिन एडेप्टिव इम्यूनिटी कब एक्टिवेट होती है? वो इनेट इम्यूनिटी को अगर वो पीछे छोड़ करके आगे निकल जाता है, बॉडी में और ज़्यादा डिजीज कॉज करने का अपना मतलब विरुलेंट स्टेज में आ जाता है, तब वो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा घातक हो जाए बॉडी के लिए, तब जाकर के एडेप्टिव इम्यूनिटी अटैक करती है, मतलब स्टार्ट करती है अपना अटैकिंग
तो अडेप्टिव इम्यूनिटी जब तक स्टार्ट करती है तो उसके पास मेमोरी प्रेजेंट हो जाती है, क्योंकि वो एंटीजन या तो दोबारा एंटर किया है या तो काफी समय से बॉडी में है, तो उसके बारे में डेटा ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो मेमोरी इसीलिए होती है कि अडेप्टिव इम्यूनिटी में इसीलिए मेमोरी प्रेजेंट होती है, जो कि उस फॉरेन पार्टिकल के बारे में पूरा डेटा लर्न्ड मैनर में, यानी पूरा समझ करके उसको कि कैसे इसको अटैक करना है। तो जब पहले आप जंग लड़ने जाओगे तो आपको ये तो पता नहीं है कि मतलब सामने वाले के बारे में तो पता होना चाहिए ना, कि उसको हराना है तो उसके डेटा पता होना चाहिए कि उसकी कमजोरी क्या है। तो वैसे ही फॉरेन मॉलिक्यूल की ये जो कमजोरियों को पकड़ते हैं और लर्न मैनर में ही समझ करके उनको रिस्पॉन्ड करते हैं, और फिर उनको वहीं पे बहुत ही जल्दी और बहुत ही घातक तरीके से उनको मारने का काम करते हैं, किल करने का काम करते हैं, और इसी वजह से इम्यूनोलॉजिक मेमोरी भी इनके पास प्रेजेंट होती है। अब बात कर लेते हैं हम अडेप्टिव इम्यूनिटी की डाइवर्सिटी के बारे में। अडेप्टिव इम्यूनिटी डिफरेंट टाइप ऑफ एपिटोप्स के बारे में जानकारी रखते हैं, और उनको समय समय पर अगर वो एंटर करते हैं बॉडी में तो एनकाउंटर करने का काम करते हैं। सेल्फ एंड नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन क्या होता है कि सेल्फ एंड नॉन सेल्फ जो फैक्टर होता है अडेप्टिव इम्यूनिटी का, उसमें जो मॉलिक्यूल एंटर किया है वो फॉरेन मॉलिक्यूल ही हो। तो अब मान लीजिए बॉडी में कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सेल्फ मॉलिक्यूल्स होते हैं या सेल्फ हार्मिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उनके ऊपर ये अटैक नहीं करते। उनके लिए अलग टाइप ऑफ इम्यूनिटी डेवलप होती है बॉडी में, जिनको ऑटो इम्यूनिटी बोला जाता है। तो ये अपनी बॉडी के सेल्स को नहीं मारते। सेल्फ और नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल के बीच में उनको डिफरेंशिएट करने का एक उनके पास, जैसा कि मैंने बताया कि मेमोरी स्टोर कर लेते हैं, तो पता चल जाता है कि ये बॉडी के अंदर ये मॉलिक्यूल पहले से तो प्रेजेंट है नहीं, ये बाहर से आया है, कोई फॉरेन पैथोजन नहीं होगा, उसी को किल करते हैं, सारे मॉलिक्यूल्स को नहीं करते, या फिर अपने सेल्फ मॉलिक्यूल्स को किल नहीं करते। जो इनेट और अडेप्टिव इम्यूनिटी के बीच में जो डिफरेंस है उसको आप छोटा सा समराइज वे में जान लेते हैं कि आखिर वो होते क्या है। इनेट इम्यूनिटी में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि फिजिकल बैरियर और इंटरनल डिफेंसेस दोनों प्रेजेंट होते हैं, जिनमें फिजिकल बैरियर्स में स्किन आ जाती है, हेयर आ जाता है, सीलिया आ जाता है, म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, म्यूकस या केमिकल सेक्रीशंस होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, स्टमक एसिड्स, ये सभी फिजिकल बैरियर का काम करते हैं। और जो इंटरनल डिफेंसेस में है उसमें इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, फैगोसाइटिक सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, ये सभी सेल्यूलर मेथड ऑफ डिफेंसेस है, इंटरनल डिफेंसेस है, जो कि एक तरह से इम्यून सिस्टम का जो इनेट वाला पार्ट है, इनेट इम्यून सिस्टम का जो केमिकल वाला पार्ट है, वो इंटरनल डिफेंसेस के अंदर में आता है। और जो अडेप्टिव इम्यून सिस्टम है उसमें एंटीबॉडीज और ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स और मेमोरी रिस्पॉन्स, तो ये सभी जो सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स, मेमोरी रिस्पॉन्स, एंटीबॉडीज और ह्यूमरल रिस्पॉन्स, ये सभी अडेप्टिव इम्यूनिटी के सिस्टम के अंदर में आता है। अब बात कर लेते हैं कि अडेप्टिव इम्यूनिटी और इनेट इम्यूनिटी, अब ये दोनों इंडिपेंडेंट तरीके से काम नहीं करते, ये इंटरडिपेंडेंट होते हैं। इंटरडिपेंडेंट इन द सेंस कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। जब तक इनेट इम्यूनिटी एक्टिव नहीं होगी तब तक अडेप्टिव इम्यूनिटी भी एक्टिव नहीं होगी। इनेट इम्यूनिटी जो होती है वो, तो इनेट इम्यूनिटी को पहले बताना पड़ता है अडेप्टिव इम्यूनिटी के जो कंपोनेंट्स हैं उनको कि हमसे नहीं संभलेगा ये पैथोजन, आप इनको देखिए, तब जा करके जो अडेप्टिव इम्यूनिटी के जो कंपोनेंट्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं और बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो जो इनेट इम्यूनिटी के रिस्पॉन्सेज हैं वो एक्टिवेशन के टाइम पे कुछ सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। वो कैसे बताएंगे? वो सिग्नल के फॉर्म में बताएंगे। हमारे तरह ऐसे नहीं है कि मुंह से बता देंगे, उनके पास तो इस तरह से कम्युनिकेट करने का कोई तरीका है नहीं। उनके पास जो कम्युनिकेशन का तरीका है वो सिग्नल्स ही है, क्योंकि जो अडेप्टिव इम्यून सिस्टम्स है उसमें भी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं उन सेल्स के अंदर। जब फिजिकल बैरियर, केमिकल बैरियर दोनों ही नहीं रोक पाते हैं तो फिर वो सेल्स एक्टिवेट होती हैं एडेप्टिव इम्यून सिस्टम की। तो वो सेल्स उन एंटीजन के रिसेप्टर्स से बाइंड होकर के सिग्नल पास कराते हैं कि ये फॉरेन मॉलिक्यूल आप इनको देखिए। तो फिर जो एडेप्टिव इम्यूनिटी सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है और उस सेल को किल करने का काम करता है, पैथोजन को किल करने का काम करता है। जैसा कि एग्जांपल मैंने अभी आपको ये जो बताया, इसका एक एग्जांपल ये है कि मैक्रोफेज स्टिमुलेटेड बाय एनकाउंटर विद द माइक्रोब्स आल्सो सेक्रेट इम्यूनो रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि साइटोकाइंस अडेप्टिव इम्यूनिटी का पार्ट है, तो साइटोकाइन पहले तो एक्टिवेट होगा नहीं, इसको मैक्रोफेज ही सिग्नल भेजता है। मैक्रोफेज इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है। तो मैक्रोफेज से जब वो एंटीजन नहीं संभलता है तो वो साइटोकाइन को सिग्नल भेजता है और साइटोकाइन उसके ऊपर अटैक करता है। तो अभी जो मैंने आपको बताया कि ये दोनों इंटरडिपेंडेंट होते हैं, वो इसी तरह से इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे को सिग्नल पास करते हैं कि ये फॉरेन मॉलिक्यूल आप इसको आप किल करने का काम करिए।
तो ये साइटोकाइन फिर अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स को गाइड करते हैं और पैथोजेंस के साथ आकर के बाइंड करते हैं, जिसकी वजह से एंटीबॉडीज उनको मार्क कर लेती हैं कि ये फॉरेन पार्टिकल है और फिर उस टारगेट पे अटैक करती हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के थ्रू। तो यही आपके साथ बस आज छोटा सा टॉपिक था, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था। ये हर एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो नीट का एग्जामिनेशन हो, CSIR नेट हो या गेट का एग्जामिनेशन हो। तो इम्यूनोलॉजी का ये आज एक टॉपिक हमने कवर किया है। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा जो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है इस लेक्चर के थ्रू। और अगर आपको ये सेशन पसंद आता है यार, तो सेशन को लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलो अब इसी के साथ अब इस सेशन को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।